हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने होम साइंस सब्जेक्ट से टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू क्लास को अटेंड कर रहे हैं। हम जो है कंटिन्यू आप लोग की प्रिपरेशन के लिए न्यूट्रिशन साइंस ब्रांच की शुरुआत किए हुए थे, जिसमें से हमने जो है सभी पोषक तत्वों के टॉपिक को कवर कर लिया है पिछली क्लासों में। आज की क्लास में हमें उसके जस्ट आगे के टॉपिक से शुरुआत करनी है। आप सभी जो है शाम को 7 बजे कंटिन्यू अपने क्लास को अटेंड करिए। कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच बीच में एक आध बार जो है या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू देखने को मिला कि क्लासेस जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि क्लास आपकी छूटे ना पाए, कंटिन्यू बनी रहे। अगर आपकी क्लासेस छूट गई हैं तो उसके लिए हम अपने कोर्स को जल्द ही खींच करके उसे जल्दी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी जो है अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड लोग भी क्लास को अटेंड कर सकें। ठीक है, आपका होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का है, सभी स्टेट के होम साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए जो क्लासेस आपकी चल रही है उसको आप अटेंड करिए, उसका नोट्स बनाइए। पीडीएफ के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जो भी आपको क्लास में बताया जाए उसको लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, उसका रिवीजन आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करिए। किसी पॉइंट पे अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आज की क्लास से हम शुरुआत करते हैं। जब हमने पढ़ा पिछले क्लासों में पोषक तत्व, जो भी आपके पोषक तत्व है उनका हमने वर्गीकरण किया था। उनकी मात्रा के आधार पर दीर्घ मात्रिक है कि सूक्ष्म मात्रिक है, उनके तत्व जो है वो कार्बनिक तत्व है या अकार्बनिक तत्व है, इसके आधार पर वर्गीकरण किया। उसके बाद जितने भी पोषक तत्व थे, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इसके बाद खनिज लवण, विटामिन, ये सभी के टॉपिक को हमने कवर किया है। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि जो पोषक तत्व है वो किस प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार का आहार हमें देना है। हमने पोषक तत्वों को तो पढ़ लिया, वो किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं या फिर उनकी कमी हो तो शरीर में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, ये सारे टॉपिक को तो हमने कवर किया। लेकिन हमें ये पढ़ना है कि ये सभी पोषक तत्वों को किस प्रकार के व्यक्तियों में किस प्रकार से देना चाहिए, यानी कि विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर हमें पोषण देना है। जिसमें से आपके सिलेबस में सबसे पहले बात की गई है हृदय संबंधी रोगों की। जो हृदय से संबंधित रोग हैं उनमें किस प्रकार के आहार देना है व्यक्तियों को, और आपको हृदय संबंधी जो ये रोग है, समस्या है, वो किस क्रम में हो रहा है, ये सारे टॉपिक को कवर करना है। तो एक सीक्वेंस से इसको देखते जाइएगा और समझ करके आप उसको नोट्स को कंप्लीट करते जाइएगा। देखिएगा यहाँ पे हृदय संबंधी रोगों में सबसे पहले हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है एक समस्या है जो कि बॉडी में आपके फैट यानी कि वसा के एकत्रित हो जाने की वजह से हो रहा है। इसे जो है जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये रोग, इसे धनाढ़ रोग या फिर संपन्न रोग कहा जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी संपन्न परिवार से हैं, किसी भी चीज़ की समस्या नहीं है, यानी कि ये लोग जो है कुपोषण के अति पोषण में आ रहे हैं, अल्प पोषण में नहीं। कुछ लोग हैं जिन्हें पोषण की कमी हो रही तब उनके शरीर में समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी ना होकर के बल्कि पोषक तत्वों की अधिकता हो रही है, उसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप लोग, इसे संपन्न या धनाढ़ रोग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा रोग है जिसे हम संपन्न रोग या धनाढ़ रोग के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप क्या सिलेक्ट करेंगे, चाहे हृदय संबंधी रोग लिखा हो या फिर लिखा हो एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर मधुमेह लिखा हो, मोटापा लिखा हो, तो ये सभी जो है संपन्न रोग और धनाढ़ रोग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिएगा जो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग है ये इसका कारण क्या हो सकता है, किस कारण की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें देखिए पारिवारिक स्थिति का मतलब है कि वो जो परिवार है, परिवार की स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। परिवार जो संपन्न परिवार से है या गरीब वर्ग से है वो बहुत आज़ादी में रह, किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की कोई समस्या नहीं है। कौन कहे समय समय पे खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने को, और जब इच्छा हो रही तब ग्रहण किए जा रहे। शरीर में अधिकता हो रही खाद्य पदार्थों की, पोषक को उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको बस खाए जा रहे हैं। ये समस्या उत्पन्न हो रही है इसकी वजह से। इसमें हो गए
आपके पारिवारिक स्थिति यानी कि उसके आर्थिक स्थिति से लिया गया है। अगला है उच्च वसा व कैलोरी, आप जो अपने खाद्य पदार्थों में उच्च स्तर पर जो है फैट को ले रहे हैं, या फिर कैलोरी जो कार्बोहाइड्रेट आप ग्रहण करें उससे जो आपको कैलोरी ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है उसकी अधिकता हो रही है आपकी बॉडी में। इसके बाद है व्यायाम में कमी, आपके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है और आप जो है अपने खाद्य पदार्थ में उच्च वसा उच्च कैलोरी भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन व्यायाम में कमी कर दे रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होगी, समस्या उत्पन्न होगी। कैसी समस्या उत्पन्न होगी, जब हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में हो जाते हैं, उसका शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसका ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रीकरण कर दिया जाता है, जिसे ऐसे समय में प्रयोग किया जाता है जब हमारे शरीर को बाहरी रूप से खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आप जो है कंटिन्यू खाद्य पदार्थ को ग्रहण किए जा रहे हैं और जो शरीर में एकत्रित है खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में, उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो वो हमारे शरीर में समस्या क्रिएट करती है। तो जिसमें से व्यायाम में जब कमी कर देते हैं तो ये समस्या देखने को मिलती है। जब भी आप व्यायाम करते रहते हैं तो उसका उपयोग आपके बॉडी में होता रहता है, लेकिन जब व्यायाम भी नहीं करते हैं तो उन खाद्य पदार्थों का, उन पोषक तत्वों का उपयोग आपके शरीर में होता नहीं है, तो जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है मदिरा व धूम्रपान करना, आप कोई मदिरा पान शराब वगैरह कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। इसके बाद है चिंता, किसी व्यक्ति को चिंता हो गई है, कभी कभी आप देखते होंगे चिंता की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, हृदय संबंधी रोग देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही साथ चिंता की वजह से व्यक्ति के शरीर में किसी खाद्य पदार्थ, कुछ जो भी खाद्य पदार्थ वो ग्रहण करता है उसका असर, उसका इफेक्ट जो है उसकी बॉडी में पड़ता ही नहीं है। ऐसा सब लोग कहते हैं कि खाद्य पदार्थ ग्रहण तो कर रहा है लेकिन उसके शरीर पे कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ रहा है, यानी खाद्य पदार्थ का जो असर है, जो प्रभाव है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना अच्छा ना ही बुरा, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उसी प्रकार से इसमें बताया गया कि जब खाद्य पदार्थों की अधिकता हो रही है तब भी हो रहा है, और जब बॉडी में आपके तब भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है जब शरीर से आप स्वस्थ तो हैं लेकिन चिंता कर रहे हैं, किसी बात को लेकर चिंतित हैं, तो भी समस्या देखने को मिली। जीवन शैली का मतलब है कि आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी जीवन शैली में ये फिक्स कर दिया गया है कि सुबह खाद्य पदार्थ जो आप ग्रहण करेंगे, जो भी नाश्ता आप ग्रहण करेंगे उसमें फैट युक्त होगा, कहीं आप पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, यानी कि इस प्रकार से वसा से युक्त खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण कर रहे हैं, या फिर ऐसे कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं अपने नाश्ते में, अपने खाद्य पदार्थों में, जो आपके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी जीवन शैली में इन सब चीज़ों का बदलाव कर देंगे तो आपको इंसल्ट फील हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन शैली से ये चीज़ कहीं निचले स्तर पे है, ऐसा कुछ लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी समस्या क्रिएट कर रही हैं। वहीं पे उच्च रक्तचाप, जब ये सारी समस्या देखने को मिल रही है तो ब्लड प्रेशर भी हाई देखने को मिल रहा है, यानी कि उच्च रक्तचाप भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद है मधुमेह भी जो है, जब आपके शरीर में मोटापा हो रहा है, खाद्य पदार्थों की अधिकता हो रही है, आपके शरीर में नॉर्मल अगर हम बता दें, जब आपके शरीर में, जब आप संपन्न परिवार से हैं, आपके शरीर में धनाढ़ रोग हो रहा है, तो उसका मेन कारण यही होता है कि आपके शरीर में खाद्य पदार्थों की कमी ना होकर के शरीर में खाद्य पदार्थों की अधिकता हो रही है, जिसकी वजह से आपके शरीर में मोटापा हो रहा है, और मोटापा की वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं, चाहे वो हृदय संबंधी हो या फिर मधुमेह हो, मोटापा हो, कोई भी चीज़ें हो, ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये होगी आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा जाता है, एलटीजेआईसी में भी पूछा जाता है, अरेंज करने के लिए ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस नामक समस्या है हो रही है हृदय में, इसका क्रम क्या है, यानी कि एक समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके बाद की क्या समस्या, उसके बाद क्या समस्या, उसके बाद क्या समस्या है, तो इस क्रम में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसके क्रम को जो है अरेंज करने के लिए समझते जाइएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नॉर्मल समझिएगा, आपके हृदय का कार्य होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना, ब्लड को पंप करना। जब ब्लड को पंप करता है, जब फेफड़े के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कर लिया जाता है, तो रक्त जो आपके जो है हार्ट में जाता है, तो हार्ट के द्वारा पंपिंग का कार्य किया जाता है। जब जो है हृदय आपका सिकुड़ता है तो रक्त जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है महाधमनियों के द्वारा। तो इससे क्या हो रहा है कि जब धमनी के द्वारा जो है बॉडी के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाया जा रहा है, तो जिस धमनियों के द्वारा रक्त को पहुंचाया जा रहा है उसमें वसा का, यानी कि फैट या कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है। जैसे मान लीजिए, नॉर्मल एग्जांपल में आप लीजिएगा, जैसे
ये क्या है आपका, ये धमनी है जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद यहाँ से ब्लड जो है जाके विभिन्न अंगों में प्रवाहित हो रहा है। हृदय के बाद जब धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये धमनी है जिसके माध्यम से रक्त जो है विभिन्न अंगों तक जा रहा है। यहाँ से देख लीजिए, इस प्रकार से विभिन्न अंगों तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ से रक्त होता हुआ इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, विभिन्न अंगों तक जा रहा है। तब यहाँ समस्या कब देखने को मिलती है कि ये जो धमनी है या फिर जो भी ये नलिका है, इस नलिका में क्या हो रहा है, वसा और फैट का जमाव होने लगता है। वसा या फैट या कोलेस्ट्रॉल तंतु जो है इसमें बनने लगता है, इस प्रकार से इसमें जमाव होने लगता है, ठीक है, इन नलिकाओं में। ठीक, अगर ये नलिकाओं में इस प्रकार से जमाव हो रहा है, इसके बाद क्या देखने को मिलता है कि आंतरिक परत का मोटा होना। जब ये वसा और कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो इसका जो आंतरिक परत है ये मोटी होती चलिए, बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से इसकी जो मोटाई है वो मोटी होती परत इसकी चली जाती है। इसके बाद है फैटी स्टिक, यानी कि फैटी स्टिक का मतलब होता है कि फैट की मात्रा अधिक मात्रा में इसी मोटी परत पूरा फैट ही फैट पूरा क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें फैट है, अभी तक इसमें कोई अन्य तत्व नहीं है, अन्य पोषक तत्व नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, फैट का जमाव हो गया। आगे देखिएगा प्लाक फॉर्मेशन। प्लाक फॉर्मेशन में क्या होता है कि फैट के साथ ही साथ जो है कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो जाता है प्लाक फॉर्मेशन में, इसी में जो है कोलेस्ट्रॉल भी जम जा रहा है। ठीक, अब देखिए इसकी जो नलिका है रक्त के बहाव के लिए सक्रिय होती चली जा रही है, यानी कि पतली होती जा रही है। आगे देखिएगा एथ्रोमा फॉर्मेशन। एथ्रोमा फॉर्मेशन में क्या होता है कि सिर्फ फैट, कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ ही साथ कैल्शियम भी जमा होने लगता है। तो ये परत जो है धीरे धीरे मोटी होती चली जा रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन में समस्या उत्पन्न होगी। नॉर्मल सी बात है, जब नलिका के आंतरिक परत में फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का, ये सारी चीज़ें आंतरिक परत में जमती चली जा रही हैं, तो ब्लड के सर्कुलेशन में समस्या हो रही है। इसके बाद थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। जब नलिका सक्रिय होती जा रही है तो रक्त का जब इसमें बहाव होता है तो वो क्या होता है, रक्त जो है थक्का बनने लगता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है, थक्का बनने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्सरेशन यानी कि घाव बनने लगता है। जो नलिका है इसमें नलिका में घाव बनने लगता है, जिसकी वजह से ही इसमें क्या देखने को मिलता है कि नलिका फट भी जाती है, घाव हो जाता है, कट फिट जाती है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका एथेरोस्क्लेरोसिस नामक जो समस्या है उसका क्रम आपको बताया गया है। इसमें एक सीक्वेंस है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको देखिएगा। वसा व कोलेस्ट्रॉल का सबसे पहले तंतु, छोटे छोटे तंतु उसमें बन रहे, रेसे बन रहे, फिर आंतरिक परत धीरे धीरे मोटी होने लगती है। फैटी स्टिक जो है, फैट जो है धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में एकत्रित होने लगता है। प्लाक फॉर्मेशन यानी कि फैट के साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी जब जमा होता है उसे प्लाक फॉर्मेशन कहा जाता है। अगला है थ्रोमा फॉर्मेशन, यानी कि फैट कोलेस्ट्रॉल के साथ ही साथ अब कैल्शियम भी जमा होने लगा है। इसके बाद थ्रोम्बोसिस, जो ब्लड जो सर्कुलेशन के लिए जा रहा था वो क्लॉट होने लगेगा, जमने लगेगा। इसके बाद अल्सरेशन यानी कि घाव बनना, इसमें रक्त नलिका में ही घाव बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हो गया आपका एथेरोस्क्लेरोसिस नामक समस्या का क्रम बताया गया है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा इंटिमा, एक वर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटिमा क्या होता है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि रक्त नलिकाओं की आंतरिक परत को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ऑप्शन में बताएंगे कि इंटिमा। अगर पूछता कि इंटिमा क्या है तो आप बताएंगे कि रक्त नलिकाओं की आंतरिक परत को इंटिमा के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछ रहा है कि रक्त नलिकाओं की आंतरिक परत को क्या कहेंगे, तो आप वहाँ पे जो इंटिमा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है एंजाइना पिक्टोरिस। एंजाइना पिक्टोरिस जो होता है आपके हृदय का एक दर्द होता है। किसी भी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है, हृदय संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो जो एक नॉर्मल सा पहले दर्द उठता है आपके सीने में, उसे एंजाइना पिक्टोरिस नाम से जाना जाता है। ये समस्या जो है दो तरह की देखने को मिलती है। एक समस्या होती है जो स्टेबल होती है यानी कि सामान्य होती है, और दूसरी अनस्टेबल होती है यानी कि जो घातक होती है। स्टेबल जो नॉर्मल एक दर्द हो रहा है तो उसे सामान्य कहा जा रहा है, एंजाइना पिक्टोरिस में सामान्य स्थिति है।
और दूसरी है घातक स्थिति जिसे अनस्टेबल कहा जा रहा है। और ये कब उत्पन्न हो रहा है ये दर्द? जब हृदय की धमनियां जो हैं, अभी जो हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए बताया आपको, ये नलिकाओं में इस प्रकार समस्या उत्पन्न हो रही है एक क्रम से, तो ब्लड जो है सर्कुलेशन में समस्या हो रही है, वही चीज़ें बताई गई। ये दर्द उसी समय उठता है जब हृदय की धमनी सक्रिय होने पर रक्त व ऑक्सीजन पास न होने पर दर्द होता है। जो धमनियां हैं उनके माध्यम से रक्त का और ऑक्सीजन का बहाव सही से नहीं हो पाता है, उसमें रुकावट उत्पन्न होती है, तब जो आपके सीने में हृदय में दर्द उठता है उसे एंजाइना पिक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिएगा आप लोग जो है, जब इस प्रकार की समस्या हो रही है तो आप किस प्रकार के उपचार करवाते हैं। ठीक है, उपचार में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक है बलून एंजियोप्लास्टी, दूसरा है बाईपास सर्जरी। इसमें आपको जो है फिगर वाइज बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताया गया है, यहाँ पे आपको समझाया गया है नॉर्मल वे में, जिससे कि आपको पूरा रिवाइज हो सके पूरा सिलेबस। एक बार देखिएगा, बलून एंजियोप्लास्टी, आप लोग बैलून देखे होंगे, बर्थडे पार्टी वगैरह में बैलून आप लोग फुलाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जिस प्रकार से आपने अभी देखा कि आपके शरीर में जो नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से रक्त का बहाव हो रहा है, वो नलिकाएं मान लीजिए इस प्रकार से हैं। अब इस नलिका में यहाँ पे जो जमाव होता गया आंतरिक परत में, आपने देखा ही था, लेकिन इसके बीच में जो है थोड़ी सी जगह खाली है। यहाँ बीच में देखिएगा, यहाँ बीच में जो थोड़ी सी जगह खाली आपको दिखाई दे रही है, इस जगह के बीच में एक बैलून टाइप का तार के द्वारा जो है बैलून को इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। वो आपका बैलून फुलाने वाला नहीं होता, बल्कि वो बॉडी के लिए ऐसा बनाया जाता है जो बॉडी के लिए हानिकारक ना हो, ऐसे बैलून को बनाया जाता है जिसे एक सक्रिय तार के द्वारा या फिर ऐसे औजारों के द्वारा जो है ये नलिका के बीच में प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद उसे फुला दिया जाता है। जब वो बलून इस नलिका के बीच में जाता है, बाहर से उसे फुला दिया जाता है, तो ये जो फूली हुई नलिका है, आंतरिक परत जो इसकी मोटी परत हो गई है, जिससे रक्त बहाव में रुकावट उत्पन्न हो रही है, बैलून को फुलाने पे ये चीज़ें आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आपने देखा कि बीच में इतना स्पेस हो गया है। इसी प्रकार से जब बैलून को अंदर ले जाके नलिका में फुला दिया जाता है, तो इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे स्पेस हो जाता है। इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया करवाई जाती है आपके बॉडी में। हृदय के बाद जो हृदय से नलिकाएं निकल रही हैं, रक्त को लेकर विभिन्न अंगों तक जा रही हैं, तो हृदय के पास में इस प्रकार से बलून एंजियोप्लास्टी की क्रिया कराई जाती है। जहाँ पर भी ब्लड क्लॉट हुआ रहता है वहाँ पे ये क्रिया करवा दी जाती है। इसमें बलून की क्रिया करवा के उस बलून को फुला करके नलिका को जो नलिका सक्रिय थी उसे फैला करके ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया को करवा दिया जाता है। ये हो गया आपका बलून एंजियोप्लास्टी। इतना समझ में आया। इसके बाद दूसरा उपचार है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि सड़कों पे जो है, जब सिटी में जो कोई समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो रहती हैं उनके आवागमन में जो है समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो सिटी के बाहर से रोड बनाया जाता है, हाईवे वगैरह निकाल दिया जाता है, जिससे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के आने जाने में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। उसी प्रकार से जब आपके हृदय में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो देखने को ये मिलता है, जैसे मान लीजिए आपके हृदय की एक ये नलिका है, जिसके द्वारा जो है रक्त का प्रवाह हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ही मान लीजिए इस नलिका में समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसमें जो है आप बलून एंजियोप्लास्टी का उपचार भी नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे आप जो है इस नलिका को बांध देंगे। इस नलिका की क्रिया विधि को रोक करके बल्कि यहीं से एक दूसरी नलिका का सर्जरी के द्वारा या दूसरी नलिका का प्रयोग करके रक्त को उस अंग तक जो है ले जा करके पहुंचा दिया जाता है वहीं स्थान पे फिर से। ठीक है, जहाँ से ये नलिका अवरुद्ध हुई है वहाँ से जो है
उस नलिका के स्थान से हटाकर दूसरे रास्ते से वहीं से थोड़ा घुमाव करके दूसरी नलिका का प्रयोग करके जो है रक्त के प्रवाह को कंटिन्यू कर दिया जाता है, उसे बाईपास सर्जरी के नाम से जाना जाता है। इतना समझिए, जिस स्थान पे नलिका में समस्या उत्पन्न हुई है उस नलिका को कार्य के लिए प्रयोग ना करके उसके स्थान पे सर्जरी के माध्यम से दूसरी नलिका का दूसरे स्थान से घुमाव दे करके फिर से रक्त का प्रवाह उस दूसरी वाली नलिका में करवाने की क्रिया बाईपास सर्जरी के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपके हृदय संबंधी रोगों के उपचार में ये 2 उपचार बताया गया। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, ये पहला था आपका एथेरोस्क्लेरोसिस नामक समस्या। दूसरा है FCHL। FCHL का मतलब है कि फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया नामक जो समस्या है ये एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग का क्या मतलब होता है कि जो आपके माता पिता दादा दादी इनके माध्यम से जो है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पीढ़ी में एक वंश से दूसरे वंश में जो है स्थानांतरित होते रहते हैं। ऐसे समस्याओं को, ऐसे रोग को आनुवांशिक रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अभी कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट वाले टॉपिक में आपको समझाया गया कि जो फैट है उसमें जो है आपको बताया गया था एक लो LDL है, एक VLDL है, एक HDL है, यानी कि एक लो है, एक वेरी लो है और एक हाई है। इस प्रकार से आपको फैट बताया गया था लिपोप्रोटीन में लिपिडीमिया में बताया गया था, वसा में बताया गया था, कोलेस्ट्रॉल में बताया गया था। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL जो होता है वो LDL ही जब शरीर में क्या होता है जमने पर लिपिड स्तर ऊपर उठ जाता है। वो जो लिपिड का स्तर था वहाँ पे LDL, HDL, VLDL का आपको बताया गया है। उसमें देखिएगा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL जब वो शरीर में अधिकता होने लगती है उसके जमने की वजह से लिपिड स्तर जो है ऊपर उठता है, उसकी वजह से FCHL नामक समस्या देखने को मिलती है। नॉर्मल यही समझिएगा कि जब बैड कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है ऐसी समस्या के कारण लिपिड स्तर ऊपर उठने लगता है तो उसे ही FCHL यानी कि फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया के नाम से जाना जाता है। और ये समस्या जो है एक आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो FCHL नामक समस्या है ये कब हो रही है? बैड कोलेस्ट्रॉल के जमने से। और बैड कोलेस्ट्रॉल जम कब रहा है? जब आपने खाद्य पदार्थों में फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड का, डेयरी प्रोडक्ट का, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का जब आप सेवन करते हैं तब जो है आपकी बॉडी में FCHL नामक समस्या देखने को मिलती है। ये हो गया आपके हृदय संबंधी विकारों में ये 2 समस्याएं आपको बताई गई। आगे देखिएगा, हृदय संबंधी अगर रोग है तो उसकी जांच आप किस प्रकार से करते हैं वो जांच आपको बताई गई है। एग्जाम में आपसे ये जांच पूछी जाती है। इस जांच में देखिएगा जो बताया गया है, सबसे पहले ECG जांच के नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या किया जाता है आप लोग देखे होंगे। हृदय संबंधी कोई समस्या अगर किसी व्यक्ति को बॉडी में हो रही है तो इस प्रकार से ढेर सारे केबल नुमा, तार नुमा आपकी बॉडी पूरा फैला दिया जाता है। उसके बाद उसमें छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं। जो सेंसर लगे होते हैं आपके हार्ट वगैरह पे लगा दिया जाता है पूरी बॉडी पे। उसकी वजह से क्या होता है, खास करके आपके हार्ट पे लगा दिया जाता है, आपके सीने में बाएं अंग में जहाँ पे हार्ट है, बाईं तरफ जिसका झुकाव है हार्ट का, वहाँ पे पूरा लगा दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि सेंसर उसमें वो छोटे छोटे उसमें यंत्र लगे हुए होते हैं उस केबल में, जो कि बॉडी से चिपकाए गए होते हैं, वो सेंसर होते हैं। उस सेंसर के माध्यम से आपके हृदय की धड़कनों को और हृदय में हो रहे विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों को रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक जो जांच है उसमें जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें छोटे छोटे यंत्र लगे होते हैं जो वो सेंसर होते हैं। उन सेंसर के माध्यम से आपके हृदय की धड़कनों को, इसके साथ ही साथ हृदय में हो रही अन्य क्रियाओं को, क्रिया विधियों को रिकॉर्ड करने का कार्य किया जाता है। और ये कब देखने को मिलता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक जब जांच की जाती है।
दूसरा जांच है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है कि जब हृदय के कार्य को देखना हो, जैसे अल्ट्रासाउंड की क्रिया की जाती है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, जिसके द्वारा आप हृदय की विभिन्न कार्य विधियों को देखते हैं। इसके बाद है कार्डियक एंजाइम टेस्ट। कार्डियक एंजाइम टेस्ट में क्या होता है कि जो एंजाइम है कार्डियक, उसका जांच किया जा रहा है। हृदय एंजाइम का रक्त में मिलना, जो हृदय की मांसपेशियों में उपस्थित जो एंजाइम है, उस एंजाइम का रक्त में मिलना, यही जांच किया जा रहा है कार्डियक एंजाइम टेस्ट के द्वारा कि वो जो एंजाइम है वो रक्त में मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। कौन सा एंजाइम? हृदय एंजाइम, जो हृदय की मांसपेशियों में उपस्थित होते हैं, वो एंजाइम रक्त में पूरी तरह से मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं, इसका जांच जो है कार्डियक एंजाइम टेस्ट के द्वारा किया जाता है। आगे देखिएगा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? जब रक्त के बहाव में बाधा उत्पन्न हो रही हो, रक्त के बहाव में जब बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसे समय में उस बहाव के स्थान की जांच की जाती है और इसमें कुछ रंगों का प्रयोग किया जा रहा है विशेष प्रकार के, जिसे नलिकाओं में प्रवाहित कर दिया जाता है और फिर समस्याग्रस्त जो स्थान होगी वहाँ पे रंग आसानी से चढ़ जाता है। अब जो नलिकाएं हैं जहाँ पे रक्त के बहाव में बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसे स्थान पे रंग जो है, रंग के प्रभाव से वह स्थान जो रंगीन हो जाता है, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि यहाँ पे रक्त के बहाव में रुकावट उत्पन्न हो रही है। तो ये हो गया आपके मुख्य रूप से 4 ऐसी जांचें जो हृदय संबंधी रोगों में की जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियक एंजाइम टेस्ट, एंजियोग्राफी। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, एक आपसे पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी में, नेक्रोसिस क्या होता है? जब आपके हृदय की मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं, जहां से आपने देखा हृदय के एंजाइम निकल रहे हैं उन मांसपेशियों का, जब वो मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं तो ऐसी समस्या को नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, जब आपके शरीर में हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो रहे तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार के आहार को रोगी को देना चाहिए? तो देखिएगा, सबसे पहले सोडियम व वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है उनको बंद कर देना चाहिए। अगला है कम ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ देना। ऐसे खाद्य पदार्थ दीजिए जिनसे ऊर्जा जो है आसानी से तुरंत ही ना मिल पाए, क्योंकि ये समस्याएं जो है ज़्यादातर खाद्य पदार्थ ग्रहण करने की वजह से ही हुआ है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ को जिससे दीजिए जिससे कि ऊर्जा थोड़ी देर से मिले उनके शरीर में। जैसे पॉलीसेकेराइड से जो रिलेटेड खाद्य पदार्थ हैं उनको दीजिए तो बॉडी में जो धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे देखिएगा, सफ़ेद खाद्य पदार्थ यानी कि जो चीनी, नमक, इन सबको जो है बंद कर देना है। अभी इसके पहले आपको जो है वसा वाले चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में ये बातें बताई गई। उस टॉपिक में आपको बताया गया कि ये चीनी, नमक बंद करिए, किस प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभियान चलाया जा रहा है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस प्रकार से एक टॉपिक को आप रिवाइज करते जाइए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, हृदय संबंधी अगर रोग हो रहा है तो इसके लिए पालक, चौराई, बथुआ, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हमने पिछले टॉपिक में आपको ये भी बताया है कि ये जो बथुआ है इसे हृदय का टॉनिक कहा जाता है। हृदय का टॉनिक किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ऑप्शन में बताएंगे बथुआ। जो बथुआ नामक साग है, पत्तेदार सब्जी है, इसे हृदय का टॉनिक कहा जाता है। आगे देखिएगा, ये जो सूरजमुखी है, मूंगफली है, इन सब से प्राप्त होने वाले जो तेल हैं इनका ही सेवन करना चाहिए हृदय संबंधी रोगों में। ऐसे तेल या वसा उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए जो शरीर में जम जाते हैं, यानी कि जमने वाली वसा पर रोक लगा देना चाहिए। जैसे घी हो गया, वनस्पतिक तेल हो गया, घी, डालडा या फिर नारियल का तेल। नारियल का तेल आप लोग खाद्य पदार्थ जो ग्रहण खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कि शरीर में बाह्य रूप से ही प्रयोग किया जाता है लगाने के लिए, बल्कि उसे खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है नारियल के तेल को। तो देखिएगा, यहाँ पे जमने वाले जो वसा हैं उन पर रोक लगा देना चाहिए। डालडा, घी, नारियल का तेल, ये सारी चीज़ें जम जाती हैं, इनका रोक लगा देना चाहिए, बल्कि सूरजमुखी और मूंगफली आदि के तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया आपका आज की क्लास में हृदय संबंधी विकार जो बताए गए, उनके जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके क्रम बताए गए
उनकी जांचें बताई गई हैं और उनके हृदय संबंधी रोगों में किस प्रकार के आहार को खाद्य पदार्थ में देना चाहिए। इसे आप लोग जो है एक सीक्वेंस से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपके टेलीग्राम का चैनल भी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास में ही दिया गया है, आप वहां पे जा करके वहां से जुड़ जाइएगा। आपकी क्लासेस कंटिन्यू कब चल रही है कब नहीं चल रही है उसका जो नोटिफिकेशन मैसेज वहां पे डाल दिया जाता है, तो आप वहां से कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, क्लास आपकी आप यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।